हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वानी और हम लाते हैं आपके लिए मंडे टू फ्राइडे हेल्थ टॉक्स 11 से 1 बजे सुबह के बीच में। तो इस वर्ल्ड डायबिटीज डे हर वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में डायबिटीज के बारे में, यानी कि डायबिटीज जो कि गर्भवती महिलाओं में होती है। और हमारे साथ हैं स्टूडियो में IMA से, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से डॉक्टर चावला सर, डॉक्टर प्रहलाद चावला सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। धन्यवाद डॉक्टर वानी। मैं डॉक्टर प्रहलाद चावला और मैं यहीं गाजियाबाद में कार्यरत हूं और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बिहाफ पर मैं आज आप लोगों के सामने हूं और हम चर्चा करेंगे डायबिटीज एवं गर्भावस्था। जी धन्यवाद सर। और हम आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों जाइएगा नहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वानी और हम लाते हैं आपके लिए मंडे टू फ्राइडे हेल्थ टॉक्स 11 से 1 बजे सुबह के बीच में। डॉक्टर चावला, आप ये बताइए कि आपने बहुत जोर शोर से शुरू कर दिया है गाजियाबाद में वर्ल्ड डायबिटीज डे के सेलिब्रेशन। आई थिंक 1 अक्टूबर से ही ये सेलिब्रेशन शुरू हो गया है सर। तो कृपया इसके ऊपर थोड़ा सा एनलाइटन करें हम लोगों को कि आप क्या क्या करने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग हर वर्ष 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाते थे, लेकिन हमने ये देखा कि ये जो एक दिन के कार्यक्रम से काम नहीं चलेगा। डायबिटीज जो है महामारी के रूप में फैलता जा रहा है। तो इसी श्रृंखला को उन्होंने डॉक्टर शरद अग्रवाल, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इनिशिएशन लिया और एक प्रोग्राम को 1 अक्टूबर से स्टार्ट करके और 19 नवंबर तक हम लोग इस कार्यक्रम को करेंगे, जिसमें हम शुगर चेकअप का कार्यक्रम तो रोज ही रख रहे हैं। हम वो गुरुद्वारों में, स्कूल्स में, डिफरेंट प्लेसेस में, रामलीला में, जहाँ पर भी लोगों की गैदरिंग होती है वहाँ पर रोजाना काफ़ी लोगों का शुगर चेक कर रहे हैं। और हम ये देख भी रहे हैं कि ऐसे लोग जिनको पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है और वो हम पहली बार उनको चेक करने से पता लग रहा है। तो इसके अलावा हम लोग बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए स्कूल्स में भी जा रहे हैं। वहाँ पर हम लेक्चर्स रखेंगे, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स रखेंगे और इसके अलावा जो बड़े कॉलेजेस हैं उनके लिए एक वर्कशॉप्स का भी आयोजन करने का हमारा कार्यक्रम है, जो हम 14 से लेकर के 14 नवंबर से 19 नवंबर के बीच में ये सारे कार्यक्रम करेंगे। और 19 तारीख को एक वॉकेथॉन का आयोजन गाजियाबाद में किया जाएगा, जिसमें पूरे गाजियाबाद में कम से कम 10 किलोमीटर की वॉक की जाएगी और ये रिले फॉर्म में होगी। और हम चाहते हैं कि लोग डायबिटीज़ के प्रति जागरूक हों और अपना शुगर समय समय पर चेक कराते रहें। और जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो इसका कैसे ध्यान रखें, इस बारे में भी और जानकारी प्राप्त करें। जी सर, धन्यवाद सर। और हम आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों जाइएगा नहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वानी और हम लाते हैं आपके लिए हिंट रेडियो 90.4 पर हेल्थ टॉक्स। और आज का हेल्थ टॉक का शीर्षक है प्रेगनेंसी में डायबिटीज, यानी कि गर्भावस्था और डायबिटीज की शिकायत। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रहलाद चावला सर। सर आपका फिर से स्वागत है। सर आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि प्रेगनेंसी की अवस्था में, यानी कि गर्भावस्था में डायबिटीज इतनी कॉमन क्यों होती है? इसका सबसे ज्यादा जो मुख्य कारण है कि डायबिटीज जो बढ़ती जा रही है गर्भावस्था में, इनएक्टिविटी हो गई है। लोग की लाइफ स्टाइल जो है बहुत ज्यादा सेडेंट्री हो गया है, जिसकी वजह से खान पान जो है इतना प्रदूषित हो गया है। हम लोग डेली एक्टिविटी में खान पान भी हमने गलत कर दिया है। हम व्यायाम नहीं कर रहे हैं, हम अपने जो स्लीप पैटर्न है उसको ठीक नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये डायबिटीज़ का ओवरऑल ही प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और जब समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो गर्भावस्था में भी निश्चित रूप से ज़्यादा रूप से हमें दिखाई देगा और हमें इसके लिए जागरूक होने की आवश्यकता भी है। जी धन्यवाद सर। और हम आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों जाइएगा नहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वानी और हम लाते हैं आपके लिए हिंट रेडियो 90.4 पर हेल्थ टॉक। सर कितने प्रकार की डायबिटीज देखी गई है प्रेगनेंसी में? मतलब किस किस प्रकार की डायबिटीज मिल सकती है? अगर हम डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज मुख्यतः 3 प्रकार की हम लोग मानते हैं। एक टाइप 2 डायबिटीज होती है, जो आपकी डायबिटीज किसी भी अवस्था में आ सकती है। वैसे तो टाइप 2 डायबिटीज़ को ये बोला जाता है कि अधेड़ उम्र के लोगों को होती है, कि 35-40 साल में, लेकिन आजकल जो हमारा खान पान और लाइफ स्टाइल प्रभावित हो गया, इसकी वजह से यंग लोगों में भी टाइप 2 डायबिटीज़ यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान भी
किसी मरीज को पता लग सकता है कि उसको टाइप 2 डायबिटीज है और वो पहली बार ही इसकी जानकारी होती है जी। टाइप 1 के पेशेंट्स, जैसे बच्चों में जो डायबिटीज हो जाती है और वो ऑलरेडी डायबिटीज सबको पता है कि डायबिटीज है उनको, और उसका वो इलाज लेते हैं। टाइप 1 का जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि उसका इलाज सिर्फ इंसुलिन के द्वारा होता है, और ऐसे मरीज को तो हमेशा जब भी प्रेगनेंसी की स्थिति आती है तो वो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में होते हैं और वो इलाज करते हैं। तीसरी जो हम जब गर्भावस्था की बात करते हैं तो गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि गर्भावस्था के कारण होने वाली डायबिटीज, मतलब जो लेडी है उसको पहले से ना तो टाइप 1 डायबिटीज है ना टाइप 2 डायबिटीज है, लेकिन जैसे ही उसको प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी की अवस्था में कुछ ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, और इस इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण ये देखा गया है कि 20 हफ्ते के आसपास जब हम शुगर का चेक करते हैं गर्भावस्था में तो पाया जाता है कि वो उनको डायबिटीज हो चुकी है और उनको पूरा एहतियात करने की जरूरत है। जी सर, धन्यवाद सर। और हम आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों जाइएगा नहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर वानी और हम लाते हैं आपके लिए हिंट रेडियो 90.4 पर हेल्थ टॉक। सर, आपने बताया कि डायबिटीज जो होती है प्रेगनेंसी के दौरान, यानी कि प्रेगनेंसी से डायबिटीज जो होती है, ऐसे कौन कौन सी महिलाएं हैं, कौन कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको ये हो सकती है, कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स पाए जाते हैं सर? देखिए, आजकल का जो हमारा प्रोटोकॉल होता है उसमें तो सभी गर्भावस्थाओं की शुगर तो चेक करनी ही चाहिए, लेकिन जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, जैसे जिनके माता पिता को डायबिटीज है जी, वो लोग जो ओबीज हैं यानी कि उनका मोटापा है, वो लोग रिस्क पर हैं। ज़्यादा उम्र में आकर के प्रेगनेंसी वो कंसीव करी है तो तब भी ये चांसेस रहते हैं कि, तो ऐसे लोगों को हमें बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। एट द टाइम ऑफ जब आप पहली बार कंसीव करते हैं तब भी शुगर चेक किया जाता है, और बीच बीच में भी आपकी डॉक्टर सजेस्ट करती रहेंगी कि अब आपको चेक करा लेना चाहिए। आपके बच्चे की प्रोग्रेस को देखते हुए वो जैसे जैसे उनको आवश्यकता लगेगी वो बीच में भी आपको कई बार शुगर चेक करने के लिए बोलती रहती है। धन्यवाद सर। और हम आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों जाइएगा नहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर वानी और हम लाते हैं आपके लिए हिंट रेडियो 90.4 पर हेल्थ टॉक। सर, अभी आजकल देखा गया है कि आजकल नॉर्मल एडोलेसेंट्स अगर हम देखें, जैसे कि 12-13 साल के बच्चे 19 साल तक, तो इनमें पीसीओएस काफी पाया गया है। पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या सिंड्रोम, तो इनमें भी क्या इसके चांसेस बढ़ जाते हैं सर? कि आजकल बहुत मिल रहा है। पीसीओएस जो है एक तरह से एक अवस्था है इंसुलिन रेजिस्टेंस की जी। जैसे मैंने गर्भावस्था में भी कहा था इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से गेस्टेशनल डायबिटीज होती है। तो बस यहाँ जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो मुख्य कारण होता है, जो एडोलसेंट में होने लगा है, उसमें जो मुख्य कारण है वजन का अधिक होना, मोटापा या ओबेसिटी होना जी। और मोटापे का कारण सभी लोग जानते हैं, जंक फूड्स, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और इनएडिक्वेट टाइमिंग्स पर आपको सारे काम करना, देर रात तक जगना, दिन भर सोना और इनएक्टिविटी मुख्य रूप से कारण होते हैं, जो एडोलसेंट में भी ये पीसीओएस का कारण होता है, जो जिसकी वजह होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो श्रोताओं कहीं जाइएगा नहीं, हम आते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वानी और हम लाते हैं आपके लिए हेल्थ टॉक्स हिंट रेडियो 90.4 पर। इस बार का शीर्षक है प्रेगनेंसी और डायबिटीज, यानी कि गर्भावस्था और डायबिटीज की कंडीशन। हमारे साथ हैं डॉक्टर चावला सर, डॉक्टर प्रहलाद चावला सर। आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम सर। सर, अब आप ये बताएं हमें कि गर्भावस्था में सर डायबिटीज आपने बताया, तो किस तरीके से हम डायग्नोज कर सकते हैं कि इस महिला को जो है डायबिटीज है? जो गर्भावस्था में डायबिटीज के डायग्नोसिस का जो क्राइटेरिया होता है वो एक सामान्य अवस्था के मुकाबले, एक सामान्य व्यक्ति में जब हम शुगर चेक करते हैं उसके मुकाबले अलग होता है जी। क्योंकि क्या है, डायबिटीज के दौरान क्या होता है कि जो हमारा शुगर नापने का तरीका है वो हम एक प्रिक मेथड के द्वारा जैसे देखते हैं या ब्लड सैंपल लेकर के देते हैं, ब्लड से हम उसको चीज़ को डायग्नोस करते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंस आ जाता है और लो लेवल पे ही हमें ये कहना होता है कि इस मरीज को डायबिटीज़ हो गई। और इसीलिए हम लोग डायग्नोस करने के लिए एक तो हम खाली पेट शुगर चेक करते हैं, इसके अलावा एक ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जिसको बोलते हैं कि दो तरीके से आजकल किया जाता है कि 75 ग्राम ग्लूकोज दिया जाता है और उसके हम 1 घंटे पर शुगर चेक करते हैं, फिर 2 घंटे पर शुगर चेक करते हैं और 3 घंटे पर शुगर चेक करते हैं। और
मेन मुख्य क्राइटेरिया ये माना जाता है कि अगर 2 घंटे पर आपकी शुगर, जैसे हम सामान्य व्यक्ति में बोलते हैं कि 200 से ज्यादा है तब उसको डायबिटीज है, लेकिन गर्भ अवस्था में 140 से भी अगर ज्यादा होती है 75 ग्राम ग्लूकोज के 2 घंटे पर, तो हम बोलते हैं कि आपको डायबिटीज हो गई। मतलब प्रेगनेंसी में थ्रेशोल्ड कम हो जाता है। धन्यवाद सर। और हम आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों जाइएगा नहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर वानी और हम लाते हैं आपके लिए हेल्थ टॉक्स हिंट रेडियो 90.4 पर। इस बार का शीर्षक है प्रेगनेंसी और डायबिटीज, यानी कि गर्भावस्था और डायबिटीज की कंडीशन। सर देखा गया है कि मतलब 120 में अगर आप शायद मानते हैं कि लेस देन 120 ये नॉर्मल है। ये जो मैंने अभी बताया 140, ये डायग्नोसिस का क्राइटेरिया है कि इसको डायबिटीज है कि नहीं। लेकिन जब हम मैनेज करते हैं डायबिटीज को प्रेगनेंसी के दौरान, तो हमारे टारगेट होता है कि खाली पेट शुगर वो 90 ±5 रहे, और जो खाने के 2 घंटे बाद 120 से नीचे रहे तो बहुत अच्छा है। लेकिन 140 से ज्यादा जाती है तो हम एक डायग्नोसिस होता है कि हमारा इसको है, हमें इसको सीरियसली अलर्ट रह करके मैनेज करना है। और 120 से अगर नीचे रखते हैं तो उसको जो दुष्प्रभाव होते हैं डायबिटीज के कारण बच्चे पर पड़ सकते हैं, वो नहीं पड़ते। तो आप कहना चाह रहे हैं सर कि मतलब 120 और 140 के बीच में भी जो लाई करते हैं, ये भी थोड़े से वैसे पेशेंट होते हैं जिन पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस शुगर लेवल को हम 120 से नीचे लाएं, नहीं तो कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव फिर भी डायबिटीज पर पड़ेंगे, बच्चे पे और माँ पे और डायबिटीज के। धन्यवाद सर। और हम आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों जाइएगा नहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर वानी और हम लाते हैं आपके लिए हेल्थ टॉक्स हिंट रेडियो 90.4 पर। इस बार का शीर्षक है प्रेगनेंसी और डायबिटीज, यानी कि गर्भावस्था और डायबिटीज की कंडीशन। सर आपने बात की दुष्प्रभाव की, तो क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं सर? अगर हम डायबिटीज में देखें, मदर को पहले लेते हैं कि माँ पे क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं सर? देखिए, माँ पर जो ऐसा सीधा जो बेसिकली हमारा जो जब हम गर्भावस्था में जब इलाज करते हैं, उसका पर्पज होता है कि बच्चा सेफ रहे। ठीक है, माँ के लिए तो दिक्कत क्या हो सकती है कि बच्चे का साइज बड़ा है तो उसको सिजेरियन सेक्शन करने की जरूरत पड़ सकती है, या डिलीवरी के दौरान अगर बड़ा बच्चा है तो ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं, वो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी बन सकती है कभी कभी। तो माँ के लिए उतना एकदम से हानिकारक नहीं है, सिवाय ये कि सिजेरियन सेक्शन होगा या नॉर्मल डिलीवरी का प्रयास किया गया तो उस समय ब्लीडिंग होने के चांसेस, क्योंकि बच्चा बड़ा होगा तो। लेकिन बच्चे के ऊपर बहुत सारे दुष्प्रभाव है। अगर पहले से ही डायबिटीज है माँ को, जब पता पहली बार लगा प्रेगनेंसी में लेकिन डायबिटीज पहले से है और वो अनकंट्रोल्ड है, तो बहुत सारे दिल से संबंधित, रीढ़ की हड्डी में दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं। जो रीढ़ की हड्डी सही से नहीं बन पाती है, नसें जो दिमाग की नसें हैं वो सही से नहीं बन पाती हैं, हार्ट में बहुत सारे डिफेक्ट्स हो सकते हैं जो बच्चे के अंदर आ सकते हैं। लेकिन हमें जो मेन चीज़ है कि बच्चे का साइज़ बड़ा हो जाता है तो वो कई सारे कॉम्प्लिकेशन रहता है। हमें जो मेन रोकना होता है कि बच्चे का साइज़ बड़ा ना हो, जिससे कि बहुत सारी अवस्थाएं जो माँ के लिए आने वाले समय में चैलेंज बनेगी डिलीवरी के समय, वो ना बने। धन्यवाद सर। और हम आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों जाइएगा नहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर वानी और हम लाते हैं आपके लिए हेल्थ टॉक्स हिंट रेडियो 90.4 पर। इस बार का शीर्षक है प्रेगनेंसी और डायबिटीज, यानी कि गर्भावस्था और डायबिटीज की कंडीशन। प्रहलाद सर, आपने बात की कि प्रेगनेंसी जो कि डायबिटीज के बाद हुई है, यानी कि डायबिटीज पहले हुई है लाइफ में और उसके बाद प्रेगनेंसी हुई है, तो ऐसी महिलाओं को प्रेग्नेंट होने से पहले क्या करना चाहिए? यदि उन्हें मालूम है कि मैं डायबिटिक हूँ तो उन्हें क्या करना चाहिए सर? ऐसे जो पेशेंट्स हैं इसलिए बोलते हैं प्री कंसेप्शन काउंसलिंग कि अगर आपको पता है कि आपको डायबिटीज है, अब आप चाहते हैं कि प्रेगनेंसी हो, तो ऐसे में आपके अपने डायबिटोलॉजिस्ट से, फिजिशियन से मिलना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो आपका HbA1c है वो 7 से कम हो। हालांकि जब हम नॉर्मल किसी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि 6 से कम हो, लेकिन 7 से कम होगा तो ऐसी अवस्था में जो बुरे प्रभाव जो मैंने अभी आपको बताया कि हार्ट से संबंधित या नर्वस सिस्टम से संबंधित, वो दुष्प्रभाव बच्चे में देखने को नहीं मिलेंगे अगर आपका HbA1c 7 से कम है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा है और आपको उस समय पता लगा कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो उन सब दुष्प्रभावों का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखा दोस्तों आपने, अगर आपको डायबिटीज प्रेगनेंसी से पहले है, यानी कि आप जानती हैं आपको डायबिटीज है, तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट, अपने डायबिटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और आपका HbA1c जो है
6.5 से 7 के बीच से नीचे ही रहना चाहिए, और यदि आपका HbA1c 10 के ऊपर है तो वो प्रेगनेंसी सर आई थिंक वी शुड नॉट एनकरेज दैट प्रेगनेंसी। क्या आपका बेसिकली एज सच कोई कंट्राइंडिकेशन तो नहीं है, लेकिन ये होता है कि चांसेस बहुत हैं दुष्प्रभाव, आप उस प्रेगनेंसी को आगे लेकर के चलते हैं और उसमें पता लगा अब तो हार्ट का डिफेक्ट हो गया, अब तो नर्वस सिस्टम का डिफेक्ट हो गया, अब बच्चे को टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये कहते हैं कि अगर आपको पता लगा कि आपका HbA1c बहुत ज़्यादा है, 9 या 10 से भी ज़्यादा आ रहा है, और तो बेटर रहता है कि उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाए। अदरवाइज बच्चे में इस तरीके के रिस्क होने की बहुत ज़्यादा संभावना, जन्मजात विकृतियाँ काफी हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, हम लाएंगे बहुत सारी नॉलेज प्रेगनेंसी और डायबिटीज के बारे में एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वानी और हम लाते हैं आपके लिए हेल्थ टॉक्स हिंट रेडियो 90.4 पर, और आज का शीर्षक है प्रेगनेंसी और डायबिटीज, यानी कि गर्भावस्था और डायबिटीज। सर आपने बताया, हमें इतनी सारी जानकारी दी। अब ये बताएं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं वो अपना ब्लड शुगर किस तरीके से, मतलब आपने बताया बहुत ज़रूरी है कंट्रोल करना, तो वो किस तरीके से मॉनिटर कर सकती हैं अपने आप, क्योंकि रोज़ाना तो वो लैब में नहीं जा सकती, रोज़ाना डॉक्टर के पास नहीं जा सकती। तो सर इस पर रोशनी डालिए। देखिए, रोज़ाना लैब में जाने की ज़रूरत भी नहीं है जी, कि आजकल जो है हम लोग जो जांच होती हैं शुगर से संबंधित या जनरल जांचें भी जो भी हम डायबिटीज़ के रोगियों के लिए कराते हैं, अब वो हम साल में एक बार कराते हैं। जैसे कि हम लोग HbA1c भी कराते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में देखा गया है कि बहुत ज़्यादा उसका रोल नहीं होता, तो हमें शुगर चेक करना आवश्यक है। और शुगर चेक करना सिर्फ सुबह खाली पेट और आपने नाश्ते के बाद कर लिया वो आवश्यक नहीं है, आपको हर समय अपने शुगर लेवल को ठीक रखना पड़ेगा। जैसे कि आपको खाली पेट शुगर चेक करना चाहिए, फिर नाश्ते के 2 घंटे बाद चेक करना चाहिए, लंच के 2 घंटे बाद चेक करना चाहिए और डिनर के 2 घंटे बाद चेक करना चाहिए, क्योंकि हमारा खाना हर बार अलग अलग होता है। हम एक सुबह के नाश्ते के भरोसे पर नहीं बैठ सकते कि नाश्ते के 2 घंटे बाद अगर हमारा शुगर ठीक है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि लंच के बाद भी हमारा शुगर ठीक होगा या डिनर के बाद भी हमारा शुगर। तो इसलिए ये भी चेकअप साथ साथ ज़रूरी है। आपकी शुगर के कंट्रोल के बेसिस पे आपको आपके डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट राय दे सकती हैं कि आपको रोज़ाना 4 बार करना है, 3 बार करना है, 2 बार करना है, या किस समय आप नहीं करें। जब आपको एक पैटर्न अपना पता लग जाता है तो कभी कभी आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन रोज़ाना शुगर चेक करना अनिवार्य होता है अगर आप चाहते हैं कि आपका शुगर कंट्रोल है या नहीं, ये जानने की जरूरत। धन्यवाद सर, और हम आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों जाइएगा नहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वानी और हम लाते हैं आपके लिए हिंट रेडियो 90.4 पर हेल्थ टॉक्स, और आज का हेल्थ टॉक का शीर्षक है प्रेगनेंसी में डायबिटीज, यानी कि गर्भावस्था और डायबिटीज की शिकायत। और प्रहलाद सर, मेरे को ये लगता है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए ग्लूकोज बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि बच्चा इतनी जल्दी ग्रो भी कर रहा है, तो वी हैव टू सी कि उनका ब्लड शुगर कहीं ड्रॉप तो नहीं कर रहा है, कि कहीं हाइपोग्लाइसीमिया में तो नहीं जाए। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जो हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशंस है, इसमें भी क्या होता है कि जो एक प्रेगनेंसी में हम जब हाइपोग्लाइसीमिया है वो 63 से नीचे होता है तब बोलते हैं, जबकि नॉर्मल पर्सन में हम बोलते हैं 70 से नीचे है तब बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। क्योंकि जो बॉडी में जो हमारा जो मैकेनिज्म है एस्टिमेशन का वो एक अलग होता है, प्रेगनेंसी में अलग तरीके का ब्लड फॉर्मेशन होता है। दूसरा क्या है कि उन लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया की संभावना है जो इलाज ले रहे हैं। इलाज में हमारे पास डायबिटीज़ के इलाज के लिए सिर्फ इंसुलिन होती है। अगर जब हम इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस होते हैं, तो इसलिए मॉनिटरिंग, जब जिस पेशेंट्स को हमें इंसुलिन देनी होती है तो हमें एक तो 4 बार इंसुलिन देनी होती है, और हमें चेकअप भी तब हमें 4 से भी ज़्यादा बार हमको शुगर चेक करने की आवश्यकता होती है। और जिस समय ऐसा लगे कि शुगर कम होने के लक्षण है, कि आपको घबराहट हो रहा है, आपको पसीना आ रहा है, आपके दिल की धड़कन तेज हो जा रही है, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, थकान हो रही है, तो ऐसी अवस्था आपके लिए वो ब्लड शुगर लो होने का कारण हो सकती है, लक्षण हो सकती है, और उसमें आपको शुगर चेक करना चाहिए और उसी के हिसाब से अपना बचाव करने के लिए आपके डॉक्टर आपको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जी चावला सर, आपने बात की ट्रीटमेंट की, तो जो गर्भवती महिलाएं हैं वो क्या क्या ट्रीटमेंट, जो डायबिटीज़ के जो ट्रीटमेंट हैं आपके, जैसे मेडिसिन भी होती हैं और इंसुलिन आपने बताया, तो वो कौन कौन से ट्रीटमेंट ले सकती हैं और कौन कौन से ट्रीटमेंट सेफ होते हैं प्रेगनेंसी में? सबसे जो महत्वपूर्ण और सेफ ट्रीटमेंट है वो है मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी जी, यानी कि आपको अपने खान पान में परिवर्तन करना है जी। उसके बाद आता है व्यायाम,
अगर आपको कोई ऐसा कंट्राइंडिकेशन नहीं है कि आपने के गायनेकोलॉजिस्ट ने या आपके ऑब्स्टेट्रिशियन ने आपको ये बोला नहीं है कि आपको रेस्ट करना है, तो आपको व्यायाम करते रहना चाहिए जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है उसके हिसाब से। और खान पान में परिवर्तन करना बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें आपके जो डाइटिशियन है आपको सजेस्ट कर सकती हैं कि आप रोटी जो है मिक्स ग्रेन आटे की लें, इसके अलावा रोटी की मात्रा कम करें, संतुलित आहार लें, एक बार में ज़्यादा खाना ना खाएं और 3 घंटे से ज़्यादा भूखे ना रहें, ताकि जो अभी आपने हाइपो वाली बात की थी वो भी स्थिति भी ना आए और बच्चे को भी एनफ न्यूट्रिशन मिलता रहे, फल भी मिलते रहे, दूध भी मिलता रहे, दही भी ले, तो सभी कुछ लेना है, लेकिन उसकी मात्रा नियंत्रित करनी है और आपको चेक करते रहना है ताकि शुगर बढ़े भी नहीं। और ऐसा बहुत बार देखा गया है कि अगर आप उचित परिवर्तन अपनी खान पान में कर लेते हैं और व्यायाम करते रहते हैं तो बहुत सारे अधिकांश जितने मरीज होते हैं उनको किसी भी मेडिसिन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। जी जी। सर, आपने मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी की बात की, तो हम कितनी देर तक देखते हैं कि ये जो पेशेंट है, इस पेशेंट को हम मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी के बाद कितने दिन बाद आप रिव्यू करते हैं सर उनको? ये जो चीज़ है वैसे तो जो एक प्रोटोकॉल बना हुआ है कि डिपेंड करता है, अगर पेशेंट आपको अर्ली फेज में आ रहा है तब आप 2 हफ्ते तक वेट कर सकते हैं, लेकिन जब लेट स्टेज में जब आता है तो कभी कभी हम सिर्फ 3 दिन में ही पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए कहते हैं कि 3 दिन तक आप दिन में 4 बार शुगर चेक करके लाइए। अगर आपका शुगर ज़्यादा आ रहा है तो हमें अभी इंसुलिन स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आप बिल्कुल कम समय रह गया है आपकी डिलीवरी होने में। लेकिन अगर प्रारंभिक अवस्था में पेशेंट आ जाता है तो हम 2 हफ्ते तक मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी को ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद नहीं होता है तब हम मेडिसिन पर शिफ्ट होते हैं। प्रहलाद सर, आपका एक मैसेज जो गर्भवती महिलाएं हैं, डायबिटीज हैं जिसको, उनके लिए सर? मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है, एक तो खान पान पर ध्यान दें अपना, और व्यायाम जितना आपकी गर्भावस्था आपको परमिट करें वो व्यायाम करते रहें, और तीसरा अपने ब्लड शुगर को मॉनिटर करते रहें, उससे ना बचे। जितना आप मॉनिटर करेंगे उतना ही आप अपने एक स्वस्थ बच्चे को प्राप्त करेंगे और आपको भी इसके कारण कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो देखा दोस्तों आपने कि हमारे को गर्भावस्था में यदि डायबिटीज है तो हमें प्रॉपर चेकअप कराने चाहिए डॉक्टर से और डायबिटोलॉजिस्ट से। अपने प्रॉपर अपनी जो न्यूट्रिशन है उस पर बहुत ध्यान रखना है। अपनी एक्सरसाइजेस अपने लिमिट में जितनी आप कर सकते हो उतनी करनी है, और जो है आपको थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहने के लिए थोड़ा मेडिटेशन जो कि दिमागी व्यायाम होता है वो करना है, और स्ट्रेस फ्री आपको रहना है। डॉक्टर प्रहलाद सर, आप आए और आपने इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हिंट रेडियो 90.4।